वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। तो सीए राजेंद्र सर फिर से आज हमारे साथ हैं। सर लास्ट शो पे हम ये थे, आज फिर से हम जीएसटी मंत्रा पे एक साथ हैं। लास्ट शो हिमांशु सर के साथ था आपका। सर मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन से पहले अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं सर। मैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा यहाँ पर हमारे जीएसटी मंत्रा में। और मैं आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पर भी कोई सवाल आपका जीएसटी का है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे आप भारती मैम जरूर लीजिए। जी सर। सर मूविंग टू माय क्वेश्चन सर, सबसे पहले सीए राजीव जी का एक क्वेश्चन था मेरे पास कि whether GTA can charge 5% GST or not? राजीव जी, जीटीए जो है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं जीटीए कौन होता है। बेसिकली जीटीए जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है और इसमें जीटीए बनने के लिए दो कंडीशन पूरी करनी होती हैं। पहली कंडीशन गुड्स बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड सेकंड कंडीशन इज दैट पर्सन शुड इशू कंसाइनमेंट नोट। तो अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होती हैं तो आप जीटीए बन जाते हैं, पहली बात। अब क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि जीटीए क्या 5% टैक्स चार्ज कर सकता है? आंसर इज नो। अगर जीटीए ने टैक्स चार्ज करना है तो उसके पास ऑप्शन है 12% टैक्स चार्ज करने की, 5% की कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो उसको 12% टैक्स चार्ज करना है। अगर वो 5% टैक्स चार्ज करता है तो जो उसका रेसिपिएंट है उसको फिर से 5% रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। तो इसलिए 5% टैक्स चार्ज नहीं कर सकता वो, दैट इज अ रॉन्ग चार्जिंग ऑफ टैक्स, क्योंकि 5% का जो रेट है वो रिवर्स चार्ज में लगता है, ना कि फॉरवर्ड चार्ज में। अगर जीटीए अपने इनवॉइस पर टैक्स चार्ज करता है तो उसको 12% करना है, अदरवाइज वो ये लिख कर दे सकता है कि ये टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज में पे करना है। सर विवेक जी हमारे साथ इस शो में है। विवेक जी मोस्ट वेलकम। सर उनका क्वेश्चन है ई इनवॉइस वर्सेस इनवॉइस, व्हिच इज फर्स्ट प्रिंट और जनरेटेड? क्या सवाल है इनका? ई इनवॉइस वर्सेस इनवॉइस व्हिच इज फर्स्ट प्रिंटेड और जनरेटेड। विवेक दुबे जी, ई इनवॉइस वर्सेस इनवॉइस व्हिच इज फर्स्ट प्रिंटेड और जनरेटेड। मैं सवाल नहीं समझा दुबे साहब, थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। सर एक पुलिस शेफ करके है, उनका आया है बिजनेसमैन के लिए क्या फायदा है जीएसटी में? बिजनेसमैन के लिए क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है सर कि आपको जो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलते थे, अब उन इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पहले अगर आप इंटरस्टेट परचेजेस करते थे तो सीएसटी लगता था और सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। अब उसका सीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा सिर्फ, और उसका क्रेडिट मिलेगा। आप ट्रेडर थे तो आपको फर्नीचर के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, या मान लो किसी पर्टिकुलर सप्लाईज के ऊपर, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था क्योंकि आप वैट रिजीम में थे। तो सबसे पहले तो जो क्रेडिट पहले अवेलेबल नहीं होते थे उनका क्रेडिट मिलेगा। दूसरा फायदा देखिए, एक टैक्स रेट जो है वो कॉमन टैक्स रेट हो गया। टैक्स रेट जो आज दिल्ली में किसी पर्टिकुलर गुड्स का है, जहां पर हम बैठे हैं दिल्ली में, वही महाराष्ट्र में होगा, वही जम्मू कश्मीर में होगा, वही चेन्नई तमिलनाडु में होगा, सब जगह वही टैक्स रेट होगा। तो कॉमन टैक्स रेट हो गए। इसलिए जीएसटी का फायदा बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा हुआ है। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस मैं मानता हूँ हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा फायदा है, नुकसान कम है। तो ये बेसिक है, इसके ऊपर और भी काफी डिस्कशन की जा सकती है कि भी जीएसटी का फायदा किस किस को है, क्या है। तो बेसिकली ये पहला फायदा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और सबसे महत्वपूर्ण फायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीपांशी जी का। दीपांशी जी मोस्ट वेलकम एंड एज हमें पता है आप हमेशा हमारे शो में साथ होते हो। सर दीपांशी जी का क्वेश्चन है दैट कैन वी टेक आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन आरसीएम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9 थ्रू डीआरसी 3? देखिए दीपांशी मैम, जीएसटीआर 9 जो है वो बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का,
कि GSTR 9 इज नॉट ए मीडियम टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसलिए आपने जो RCM का टैक्स पे किया DRC 03 से, वो आप GSTR 9 में नहीं ले सकते। और ये भी देखना जरूरी है कि क्या 16 सबसेक्शन 4 की कंडीशंस पूरी हो रही हैं। टैक्स क्रेडिट आपको किसी फाइनेंशियल ईयर का उसके खत्म होने के सितंबर महीने की रिटर्न तक आप क्रेडिट ले सकते हैं 3B में। आपको DRC 03 में जो टैक्स पे किया है, अगर आप सितंबर से पहले पहले GSTR 9 फाइल कर देते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर का, मान लीजिए 19-20 का GSTR 9 आप सितंबर से पहले पहले फाइल कर देते हैं, सितंबर 20 से, तो आप अपने 3B में उसका क्रेडिट ले सकते हैं। GSTR 9 में आप कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकते एडिशनल। कोई टैक्स पे करना है आपने तो वो टैक्स आप पे कर सकते हैं, 9 से क्रेडिट कोई नहीं मिलेगा। सर एक बार मैं YouTube की स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें सर हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन स्कीम। सर इनका क्वेश्चन है कि सप्लाई ऑफ ओरेटेड वाटर कैन ऑप्ट कॉम्पोजिशन और नॉट। क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ, दोबारा पढ़िए मैम। सप्लाई ऑफ ओरेटेड वाटर कैन ऑप्ट कॉम्पोजिशन और नॉट। एरेटेड वाटर, अच्छा एरेटेड वाटर वालों के लिए कंपोजिशन नहीं है, कंपोजिशन नहीं है एरेटेड वाटर वालों के लिए। जी सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर ये सीए मोहन जी हैं, सीए मोहन कपाड़िया, तो उनका है क्वेश्चन, व्हाट डू फॉर समवन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 70। अगर आपको सेक्शन 70 में सम्मन्स आए हैं तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, एज इफ दैट द quasi judicial authority or a court of law has this thing, the proceedings are being conducted by them। तो सेक्शन 70 के सम्मन को बड़ा सीरियसली लेना है आपने। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि सेक्शन 70 के सम्मन को बहुत ही लूजली डिपार्टमेंट यूज कर रहा है। इट हैज टू बी यूज्ड इन अ वेरी जुडिशियल, वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर, बट you can't help it, you have to abide by the law of the land। If summons are issued against any person, now this is also possible that summons can be issued for even a unregistered person। if you are unregistered also, then also summons can be issued on you। जरूरी नहीं है कि आप GST में रजिस्टर्ड होंगे तभी आप पर सम्मन इशू हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप पर सम्मन जो है, आप रजिस्टर्ड है ही नहीं, फिर भी आपको बुला लिया जाए इंफॉर्मेशन के लिए, स्टेटमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो उसको 70 के सम्मन्स को बड़ा आपने सीरियसली लेना है, अपेयर होना है, अपनी स्टेटमेंट देनी है, घबराना नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ओथ पे है, आप शपथ लेते हैं कि जो भी कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के हिसाब से इसमें आपका सारे कानून, सारे जो हमारा CPC है भारत का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके अंतर्गत ये प्रोसीडिंग्स आती हैं, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। हालांकि ये रेगुलेशन जो है सिर्फ समनी पर नहीं लगते हैं, बट समनिंग अथॉरिटी पर भी लगते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं अभी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो समनिंग अथॉरिटीज जो है वो फॉलो नहीं कर रही हैं। भविष्य में इन सब पर चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय वे ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एट प्रेजेंट अगर आपको कोई सम्मन आया है तो सर आपको उसको सीरियसली लेना है, जवाब देना है, मिलना है, स्टेटमेंट देनी है। और बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज जस्ट अ मेथड of medium of collection of information, collection of data in। And one more thing which is very important, that section 70 says that summoning can be done in the course of any inquiry। if there is no inquiry, then summoning is very difficult। so the summoning authority has to demonstrate, has to prove in times to come that yes, summons were issued during the course of an inquiry। and if there is no inquiry, that summons cannot be issued just to meet a person and say hi and hello and bring him to his office। it is not that kind of a procedure, it is under code of civil procedure। so
in nutshell, I would like to tell you this, but this is a very long discussion. We can talk on at least 2 hours, 3 hours on issuance of summons, how to reply them, and all these things. But yes, you have asked it, so I wanted to share this much of information. So my next question is सीए किशोर मित्तल जी का सर ये क्वेश्चन है, क्या सैनिटाइजर्स का क्रेडिट मिलेगा? देखिए, बड़ा ही आपने मतलब कहूंगा कि एक पेन पॉइंट आपने टच किया है. देखिए किशोर जी, सैनिटाइजर जो है, सैनिटाइजर या कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा जो भी हमें सुन रहे हैं, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए 2 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं. पहला, इट शुड बी, ऑफ कोर्स 16(2) तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना ही है. 16(2) में 4 कंडीशंस है, वो अलग है, लेकिन लार्जली देखिए, पहला तो इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. If you have received the inward supply in the course or furtherance of business, then the credit is available. Second condition, but both these conditions should be simultaneously followed, my dear friends. First is that it should be in the course or furtherance of business, and second is it should not be blocked under section 17 subsection 5. So if these 2 conditions are simultaneously complied with or simultaneously adhered, then of course the credit shall be available. So sanitizers का credit भी आपको जरूर मिलेगा सर. Don't worry. जी सर. Sir, moving to my next question, CA Rupesh Karnani. What is the rate of scrap under GST? रुपेश जी, ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं ब्रीफ में ही दूंगा, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन. बट स्क्रैप का आपको मैं बता दूं, आपने क्योंकि एक जर्नल क्वेश्चन पूछा है, स्क्रैप का जो ई स्क्रैप है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है, उसका रेट ऑफ टैक्स 5% प्रिस्क्राइब्ड है सर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्क्रैप ऑफ अदर थिंग्स, देन आम तौर पे स्क्रैप का वही रेट लगेगा जिस रेट पर वो गुड्स ओरिजिनली सेल होते हैं. मान लीजिए स्टील का स्क्रैप है, आयरन का स्क्रैप है, दैट इज टैक्स्ड एट 18%. So the tax rate on the scrap also would be applicable at 18% only. So this is something which general I can tell you, 2 specific rates. Sir, दीपांशी जी का क्वेश्चन है सर. What is the tax liability on landowner in case of joint development agreement if consideration is not received in kind? Is there any RCM applicability? RCM applicability is on the land developer, not on the landowner first. So far as joint development agreements are concerned, that's also a very, very ticklish question, especially post 1st April 2019 by way of notification number 3/19 central tax rate. So RCM is straight away basically removed, and RCM is not applicable in case of landowner. Land developer certainly has to pay some tax in RCM on even transfer of development rights, TDRs we commonly call them. So far as landowners' liability on joint development agreements are concerned, this is again a detailed discussion. But in nutshell, I must tell you that if the consideration is not receiving in kind, consideration is not received in kind. I think consideration, you wanted to write consideration is received in kind. So if consideration is received in kind, let me tell you both the things. If the consideration received in cash, then the amount of money which is received for the transfer of property to the land developer shall be the aggregate turnover. And if it is not received in cash in kind, then the market value, the open market value shall be determined for the landowner also in order to attract GST.
So this is a detailed discussion depending upon the case to case, facts to facts. The discussion shall change, but the guiding force for the taxability of construction agreements, construction contracts, development, transfer of development rights, everything is governed by notification number 3/19, central tax rate, issued on 1st April 2019. सर सीए हैरी बवेजा जी का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट मिलेगा या नहीं? सेम क्वेश्चन है। आपको सब क्रेडिट कंस्ट्रक्शन, चाहिए सर? हाँ, कंस्ट्रक्शन जो है, construction credit is blocked under section 17 subsection 5 clause C and clause D. When you get this done from somebody else, it is under clause C. When you do it on your own account, it is under clause D of 17 subsection 5. But if the construction is with respect to the plant and machinery, then the credit shall be available. For example, if you have got one platform constructed on which a machinery is to be installed, then on the expenses of construction of that platform, which is to be attached to the machinery, and unless that platform is not built, machinery cannot be installed. In that case, normally what do we do in books of accounts? We capitalize the construction cost with the value of plant and machinery only. In that case, if the GST is accumulated on the inward supply of construction activity, which is finally used to install a particular machinery, then the credit shall be available. Otherwise, construction in any situation, credit is denied, is restricted. For example, just one more example, furniture and fixture, even if fixtures are there, electrical fittings are there, credit is available. But if it is capitalized to the immovable property, then the credit shall not be available, my dear friend. Sometimes even the ACs, air conditions, are also being installed into the immovable property in such a manner that it is difficult to remove them without the significant damage. Then also it shall be considered that ductable air conditioning facility, that is commonly called as centralized air conditioning facility, is also being attached to the immovable property. Sometimes it is also get on the basis of the facts, it is also considered to be immovable property. Then even the credit of air condition will not be available. Otherwise, if the AC is installed like window AC or a split AC, or even the movable standing AC, the air conditioning facility, then the credit shall be available. But otherwise, in that particular situation which I just mentioned, it could be possible the credit for the air conditioning facility is also not available. So construction also, my dear friend, it is a very, very gray area. It is a very problematic area. People are demanding at the top of their voices that if the infrastructure is to be created, if the economic activities is to be increased in the economy, then the infrastructure is utmost required, is indispensable. And if infrastructure is required, then the credit of that construction activity should also be allowed, so that the more and more infrastructure is generated, and so that the resultantly more and more economic activities can be conducted, can happen in the economy. But unfortunately today in the GST law, the credit with respect to construction is blocked. It is not available except certain situations which I just mentioned. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो सर क्वेश्चन है मिस्टर प्रदीप राजकिशोर जी का कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो, इफ वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड, नाउ वांट रजिस्ट्रेशन अगेन, कैन सेम जीएसटी नंबर बी ऑब्टेन्ड? नंबर आपका कैंसिल हो गया है, आप चाहते हैं कि आपने सरेंडर कर दिया या जिस भी वजह से कैंसिल हुआ, आप चाहते हैं कि वही सेम नंबर आपको मिल जाए। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर एक GSTIN कैंसिल करवा दिया है, सरेंडर हो गया है,
that is struck off in the records of the GSTIN with the law, then the same number cannot be allotted. You have to apply for the fresh registration. Sometimes people ask, in case of private limited companies or partnership firms or LLPs, if the same name, legal name is used for getting one more registration, is it possible that the department will give us the another registration? Answer is yes, because if the previous registration is duly cancelled, all the compliances were made, then you can certainly, after finding that the need for the fresh registration is arose, then you certainly can get the fresh registration in the same legal name and the same. सर नेक्स्ट क्वेश्चन एडवोकेट संगीत जी का है, हु इज रिलेटेड पर्सन? रिलेटेड पर्सन, संजीव जी, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 15 के साथ एक एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है, उसमें वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वो पढ़ सकता हूँ, मुझे पूरी याद नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको किताब में से, कानून की किताब में से पढ़कर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 explanation added to that. For the purposes of this act, the person shall be deemed to be related persons if such persons are officers or directors of one another's business, such persons are legally recognized partners in business, such persons are employer and employee. Even employer employee is also a related person. Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares or both of them. 25% ज्यादा शेयर्स अगर एक दूसरे के हैं आपके पास, अगर मेरे पास आपकी कंपनी के 25% ज्यादा शेयर हैं, मैं शेयर होल्डर और आप रिलेटेड पर्सन होंगे, अदरवाइज रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे. One of them directly or indirectly controls the other. Now this is something which is to my mind one of the most I would say litigative issue. लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण होगा. One of them directly or indirectly controls the other. Now in that case, husband wife, wife husband can directly or indirectly controls the other. Even guru or shishya can directly or indirectly controls the other. Father can directly or indirectly controls the son. One friend can directly or indirectly control the other friend. So it is very litigative, it is very debatable. The next is both of them are directly or indirectly controlled by a third person. You and me both are controlled by somebody else. So all three shall be related person. Now it is control is not defined. How would we say that one person is controlled by another? I don't know. It is not defined in the law. So this is something which is going to be very dangerous tomorrow in times to come. That how would we prove that one person is controlled by another? And then even if one person, sometimes department may allegate that one person is controlled by the other. It is very difficult to prove on the part of the person to whom allegation is made that it is not. So because it is not defined, they are the members of the same family, they are related person. So this way related person definition is there. So related person का बड़ा important relevance है valuation में. मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर buyer and seller are considered to be related person, then the valuation shall be rejected. Now the valuation shall be as per the valuation rules, not as per section 15 of the act. So अगर buyer and seller related हुए तो वो जो section 15 की valuation है वो reject हो जाएगी और आपको रूल्स में जाना पड़ेगा और रूल्स में ओपन मार्केट वैल्यू को देखना पड़ेगा. आपकी कंसिडरेशन जो आपने एक्चुअली ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पे की है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो है आपको रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन डिटरमाइन करनी पड़ेगी. रिलेटेड पर्सन में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी यही है. सर विवेक जी का क्वेश्चन आई गेस पूरा आ गया है. सर जीएसटी 9 stated that DRC will have to pay cash ledger. ये दुबे साहब हैं हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वहां पर, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं. अब दुबे साहब कहते हैं कि जी DRC 03 जो है कैश लेजर से पे होगा. 9C कहता है. दुबे साहब
9C क्या है? 9C is a form notified under Rule 80 and Section 35 subsection 5. दुबे साहब, एंड दिस DRC 03 के बारे में जो लिखा है वो लिखा है इंस्ट्रक्शंस में। 9C और 9 दोनों की इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि अगर आप DRC, उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा ही होगा कि आपने अगर कोई एडिशनल टैक्स पे करना है बिकॉज ऑफ 9 और 9C, तो आप DRC 03 से पे कर दें और उस DRC 03 को कैश में पे करें। ये लिखा है इंस्ट्रक्शंस में फॉर्म 9 और 9C के। आप मुझे बताइए कौन सा कानून इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलता है, वो भी फॉर्म में, फॉर्म की इंस्ट्रक्शन जो कि रूल्स में नोटिफाइड है। पहली बात तो रूल ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, एक्ट में तो लिखा नहीं है कि DRC 03 जो है वो कैश में पे होगा। सिर्फ आपके पोर्टल भी अलाउ करता है कि वो जीएसटीएन जो कहता है वो क्रेडिट से पे कर दो। आप रूल्स में वो भी इंस्ट्रक्शंस में लिख दें। मैं इसी बात पे सीबीआईसी की और हैरान हुआ था कि भाई साहब आपने कहा 17, 18, 18, 19 में टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 8, ये बहुत सारे टेबल 9C के जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप कैसे ऑप्शनल बना सकते हैं बिना उसको कानून में लाए? चलिए मैं मानता हूं कि वो तो एक बेनिफिशियल डायरेक्शन थी, तो हमने मान ली, हमने मनवा भी दी, लेकिन यहाँ तो आप एक मैंडेटरी डायरेक्शन दे रहे हैं जो कि बेनिफिशियल नहीं है। हम तो नहीं मानते इस बात को। आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है, कानून में तो नहीं लिखा। कानून तो कहता है कि आप DRC 03 क्रेडिट से भी पे कर सकते हैं। सेक्शन 49 कहता है कि ब्याज जो है वो आपका कैश में पे होगा, ब्याज के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग नहीं कर सकते। हम मानते हैं आपकी बात, पेनल्टी और ब्याज हम कैश में पे कराएंगे, लेकिन टैक्स अगर पे करना हो तो कैश लेजर से क्यों पे करना है? हमें हमें बिल्कुल नहीं पे करना, हमें तो उसको क्रेडिट से पे करना है। आप मुझे बताइए इंस्ट्रक्शंस क्या कानून है? इंस्ट्रक्शन कोई कानून नहीं है। आपको जब सर्कुलर मिलता है, प्रेस रिलीज मिलती है, प्रेस रिलीज को कानून मानते हैं क्या? आपकी इंस्ट्रक्शन में फॉर्म फिल करने का तरीका लिखा है, बट दैट डज नॉट बिकम द substantive law. That is a delegated legislature and it does not restrict me to pay tax by way of adjustment of input tax credit. Then you cannot forcefully ask me, but ठीक है आपकी इंस्ट्रक्शन में लिखा है तो कोई बात नहीं है, but to my mind I am not under obligation to pay tax under DRC 03 by way of cash only. Yes, interest and penalty, the substantive law act itself guides me, directs me that tax, interest and penalty should not be paid by way of should be paid only in cash. I would be paying that in cash only, interest and penalty. But tax, I have a right. The tax is duly earned. It becomes a vested right the moment 16 subsection 2 is complied with, subject to 16(4) and 17(5). If all these sections are complied with, then this becomes a vested right as per Daiichi Karkaria. First is Eicher Motor Supreme Court judgment and Daiichi Karkaria. It becomes a vested right to me, and the moment it becomes a vested right, I have a fundamental right according to Article 19 of the Constitution how to utilize it, where to utilize it. Nobody can stop me. आपने मुझे रोकना है, आप एक्ट में लाकर उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए। आपको याद होगा अभी जो वीकेसी फुटस्टेप्स का जजमेंट आया, उसमें भी ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने यही लिखा कि आप रूल्स में ये नहीं कर सकते। आप रूल्स में लाकर इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट रिफंड रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आपका 54(3), 54(8 कहाँ रिस्ट्रिक्ट करता है? आपका जो सब्सटेंटिव लॉ है वो रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करता। तो ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने कहा ना, इनपुट सर्विसेज का आपको क्रेडिट, आपको रिफंड देना पड़ेगा। सिमिलरली सर, जब ये मैटर जाएगा किसी ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने, तो ये पहली हियरिंग में उसको ये समझा दिया जाएगा कि भाई साहब, यू डोंट हैव ए पावर। आप रात को सपना आए और सुबह उठकर रूल्स में चेंज कर दो, तो ये थोड़ा ना कि आपने कानून बना दिया। हम इसको कानून नहीं मानते हैं सर। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर एग्रीइंग विद मी सर, दुबे सर। प्लीज डोंट टेक एनीथिंग अदरवाइज सर। मैं, आपको पता है कि मैं आपके साथ भी हूं और टैक्स पेयर के साथ भी हूं। जो गलत है मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं सर। सम एग्जाम सप्लाई, प्रकाश त्रिपाठी मैडम, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। प्रकाश सर, मोस्ट वेलकम सर। उनका क्वेश्चन है दैट सम एग्जाम सेल ऑफ 2019-20 July 2019 was not reported in GSTR 1 by mistake. However, same was correctly shown in GSTR 3B. Now, can we report the same in GSTR 1 of June 20, that is 2021? Or shall we continue my question? Shall we not show the same due to change in financial year?
कोई बात नहीं प्रकाश जी, जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया, 3B में टैक्स दे दिया, बहुत अच्छा किया। सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है, लेकिन आपके रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी मतलब है। आप आज जून 20 की रिटर्न जो जीएसटीआर 1 फाइल करें, उसमें फाइल कर दें। सेक्शन 37 सबसेक्शन 7 आपको अलाउ करता है मॉडिफाई करना टिल सितंबर फॉलोइंग ईयर, मतलब सितंबर 20 की रिटर्न के साथ तक आप ये कर सकते हैं। जून में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी स्टॉप्स यू सर, यू कैन डू वेरी वेल सर, गो अहेड सर। सर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट शो में लेंगे। सर क्वेश्चन के अलावा एज यूजुअल मैं आपको टाइम दूंगी, कोई फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम समय देने के लिए। जी सर। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं हमेशा, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन all the professionals should always stand with the truthfulness, correctness, fairness. If the government is fair in collecting tax, we should stand with the government. If the taxpayer is fair in protecting his rights, we should stand with the taxpayer and explain this fact to the government that this is unjust. One just example, small example I would like to tell you. Section 16 subsection 4 restricts me to take credit of a particular financial year till September, following September succeeding that financial year. I say that credit is my vested right. It is indestructible. It remains till the time this earth remains or me remain, whichever is earlier. So I feel, but it cannot be said that if it input tax credit is a vested right, it is a fundamental constitutional right under article 300 capital A, but still government is very much wise and genuine in putting a particular condition to claim a particular credit. उन्होंने कहा कि आप अगले साल के सितंबर रिटर्न तक ले लें, मैं इस बात को जेन्युइन मानता हूं। 6 महीने में भी अगर आपको अपने पिछले साल का क्रेडिट नहीं पता लगा तो आपको कब पता लगेगा? इसका मतलब आप खुद ही अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक विनती है सरकार से, अगर हमारे दुबे साहब सुन रहे हो तो जहां भी वो बोल सकें, बता सकें अपने सीनियर ऑफिसर्स को अपने लेवल पे, सर 17-18 का आपने मार्च 19 तक आपने 6 महीने क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। 18-19 का कम से कम एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट तक क्रेडिट बढ़ा दें। सिर्फ 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 19-20 3 साल आप एनुअल रिटर्न तक कर दें क्रेडिट अवेलेबिलिटी। उसके बाद आप बिल्कुल अपने कानून के साथ चलें, हम आपके साथ हैं, हम पूरे सरकार के साथ हैं, हम बताएंगे लोगों को कि भैया ये करना है, ऐसे ही करना है। लेकिन सर 1,30,00,000 रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। मैं आप लोगों को, सुनने वालों को बताना चाहता हूं, 1,30,00,000 टैक्स पेयर्स हैं, और उसमें से पता है आपको, उसमें से 85 लाख टैक्स पेयर इंडिविजुअल्स हैं, और उन सबका 1.5 करोड़ से नीचे धंधा है। 1.5 करोड़ से धंधा नीचे है। जो धंधा 1.5 करोड़ से नीचे कर रहा है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहा है, वो बेचारा ऑर्गेनाइज नहीं है। मेरी विनती है, उन लोगों के लिए सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें। आपको एक और फैक्ट बताता हूं, जीएसटीएन ने डाटा रिलीज किया, 84% टैक्स रेवेन्यू आपको पता है कितने लोगों से आता है? सिर्फ 6% लोगों से आता है। 84% टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 6% लोगों से आता है। अरे आप छोड़ दीजिए बाकी 94% को, 90% को, आप उन 6-8% लोगों पर ही ध्यान दीजिए। मैं आपको श्योर करता हूं आपका वो 84% रेवेन्यू का कंपोजिशन 95% हो जाएगा। और जो हम कहते हैं जो 2 नंबर का मार्केट हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, कैश मार्केट जिसको कहते हैं, वो वहीं से कर्व हो जाएगा। आप मानकर चलिए सर, मेरी विनती है आपसे कि इंडिविजुअल्स के लिए, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए हार्श पॉलिसीज ना बनाएं, और ये कम से कम 3 साल के लिए ये क्रेडिट अलाउ कर दें। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं। समय काफी निकल गया, 6 मिनट ऊपर बीत गए। हमारे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 30
30 मिनट के अंदर-अंदर आपने प्रोग्राम खत्म करना है। मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद दूँगा। आगे भारती जी। सर वही थैंक यू वेरी मच सर। बाकी थैंक यू टू माय व्यूअर्स। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप textforwealth@gmail.com पे मेल कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम लोग आपकी क्वेरी ले लेंगे। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच राजेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन सीए जिन्होंने इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस क्वेरीड बेसिस पे रेज किए थे।